तो मेरे भाई चैप्टर की शुरुआत होता है एंशिएंट जायंट रोबोट के साथ, जहां पर हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में एल्डर्स ने एंशिएंट जायंट रोबोट को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। अभी वो पानी में डूब रहा है, ये एंशिएंट जायंट रोबोट पानी में डूब रहा है। हमको पता है कि ये एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर ही वेगापंक ने ट्रांसपॉन्डर स्नेल छुपा के रखा था, जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर रहा था, सिग्नल्स एमिट कर रहा था पूरी दुनिया में, जिसके जरिए से हमारा भाई वेगापंक अपना यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग कर पा रहा था। तो ये जायंट रोबोट समुद्र के अंदर डूबते डूबते वो जॉय बॉय के बारे में बात कर रहा था। हमको पता है कि ये जायंट रोबोट रेड लाइन को चढ़ के वो हमारी जॉ पे गया था, वो अटैक करने जा रहा था, किसको पता। पर जब वो अटैक करने जा रहा था, रैम्पेज करने जा रहा था हमारी जॉ पे, तब उसका बैटरी डाउन हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि लूफी का जो गियर 5 है उसके वजह से बेसिकली इसको ये एनर्जी आया है और इस वजह से वो चल पा रहा था। पर ये बंदा, ये एंशिएंट जायंट रोबोट बेसिकली जॉय बॉय का नाम ले रहा था। और मुझे लगता है कि जब इंटरप्शन हुआ वेगापंक का जो ब्रॉडकास्ट था, जहाँ पर वो बताने वाला था, बताने जा रहा था डीक लैंड के बारे में कुछ, तो वो इंटरप्ट हुआ, वो हमको पता है। पर यहाँ पर जब एंशिएंट जायंट रोबोट डूब रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वेगापंक जो एंशिएंट किंगडम है उसका नाम भी बताने जा रहा था। मेरे भाई ये बहुत एक मैसिव चीज होता। मैं पर्सनली चाहता था कि हमको पता चले ये एंशिएंट किंगडम का नाम क्या है, क्योंकि अगर हमको नाम पता चलता है इस पूरे एंशिएंट किंगडम का, तब मतलब हमको थोड़ा अंदाजा आ सकता है कि कहाँ से ओडा ने ये पूरे योडो एंशिएंट किंगडम का इंस्पिरेशन लिया है। और कई सारे थियरीज फ्लोट होने लगता पूरे वन पीस की कम्युनिटी में, पर हमको नाम पता नहीं चला है मेरे भाई। एल्डर्स वेगापंक के ब्रॉडकास्टिंग को इंटरप्ट करने के बाद उन लोग योग से पूछते हैं कि और कितने वेगापंक्स बाकी है। तो योग बताती है कि एटलस और लिलिथ बाकी है। एटलस एगेड आइलैंड के लोअर सेक्शन पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, वो सांजी और ग्रुप के साथ है। लिलिथ हमको बताया है कि वो नामी और ग्रुप के साथ है एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे। एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे नामी और ग्रुप 1000 सनी पे उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोग एस्केप करें। उन लोगों का प्लान है कि उन लोग कूदे बर्स्ट मार के डायरेक्टली लैंड करेंगे सीज में। वो उनका लैंडिंग थोड़ा वहाँ पर थोड़ा गपला है। उन लोग सोच रहे हैं कि कैसे उन लोग सेफली लैंड करेंगे। वहाँ पर उन लोग कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे यार आगे चलते हुए। बट एल्डर्स ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि पंक रिकॉर्ड को फंक्शनैलिटी पे कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। अगर मेन बॉडी मर भी गया, वेगापंक मर भी गया, तो जो पंक रिकॉर्ड है वो फंक्शनल रहेगा। तो 5 एल्डर्स का मानना है या एल्डर्स का मानना है कि उन लोग लिलिथ और एटलस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो काइंड ऑफ लाइबिलिटी भी बन सकते हैं। हमको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि योग ने काइंड ऑफ डिफेक्ट किया था। योग को उन लोग स्पेसिफिकली जिंदा रख रहे हैं क्योंकि योग के जरिए से उन लोग मदर फ्लेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और एगेड आइलैंड को उन लोग कंप्लीटली लेवल नहीं कर रहे, कंप्लीटली इनहाइलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट है जो बेसिकली बना सकता है मदर फ्लेम्स को, फैसिलिटी है वहाँ पर। और हमको याद रखना चाहिए कि योग को बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन बनने का था, वो सब सारी चीज़ें यार। अब क्योंकि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट बीच में ही कट गया था, तो जो लोग सुन रहे थे पूरे दुनिया में इस पूरे ब्रॉडकास्ट को, उनके दिमाग में चल रहा था कि क्या हुआ वेगापंक के साथ। उन लोग ये कतई नहीं सोच रहे थे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ मारा वेगापंक को या ये सिग्नल कट ऑफ किया है। उनके दिमाग में चल रहा था कि हालांकि वेगापंक ने कई सारे टैबू सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च किया, फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे ही वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइंड वेगापंक को डिसगार्ड नहीं कर देंगे, उसको काइंड ऑफ हटा नहीं देंगे साइड में, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल एसेट है उनके लिए। तो लोग यहाँ पर जो उनका परसेप्शन था वो इस तरीके से शेप हो रहा था कि मे भी लूफी ने कुछ किया है यहाँ पर। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि न्यूज़पेपर पे छपा गया था कि लूफी ने बेसिकली हॉस्टेज लिया है वेगापंक को। तो लोग सोच रहे थे कि ये जो ब्रॉडकास्ट कट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्राइड पायरेट्स का हाथ है, वो बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है। यहाँ पर हमको पता है कि ये सब सारी चीज़ें होते रहता है, पर ये जो डायमेंशन आया है कि लूफी ने कुछ किया है वेगापंक को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखेंगे कि आगे चलते हुए किस में डेवलप होता है। ऑब्वियसली जो लूफी को जानते हैं उन लोग ऑब्वियसली इसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, पर ये जो जनरल पब्लिक का परसेप्शन है वो देखेंगे कि कितना क्या रहेगा उसका सिग्निफिकेंस। ये चैप्टर के एंडिंग स्टेजेस में हम देखते हैं कि ज्वेलरी बार्न ने अपने एबिलिटी की मदद से जो कोई भी मरीन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको एस्केप करने नहीं दे रहे थे, उनको वो छोटा बच्चा बना देती है। और इवेंचुअली सांजी और ग्रुप, लूफी, डॉरी ब्रॉग, ये सब सारे लोग वाइकिंग के शिप के ऊपर चढ़ के उन लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अब ऑब्वियसली मैं नहीं सोच रहा था कि उन्हें इतना आसान होने वाला है इनको एस्केप करने के लिए। हम देख रहे थे कि सैंड मार्कस मार्श जो बेसिकली उड़ सकता है, जो बेसिकली इत्सुमादे है, वो जाता है, वो चेस करता है इस वाइकिंग के शिप को, और वो फायर ब्लास्ट ब्रेथ मारता है इस शिप के ऊपर। जायंट्स अपने शील्ड के जरिए से उस पूरे ब्लास्ट ब्रेथ को, जो कुछ भी फायर रिलेटेड अटैक था, उसको उन लोग ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि लूफी खाए जा रहा था, इस टाइम पे लूफी खाए जा रहा था। लूफी फूड कंज्यूम करके वो अपने एनर्जी को फिर से रिप्लेनिश करता है। और हम देखते हैं कि लूफी गियर 5th में जाता है इसके बाद। और जैसे ही लूफी गियर 5th में जाता है, मुझको पता नहीं है ड्रम ऑफ लिबरेशन का चीज़ है कि नहीं, पर जैसे ही लूफी गियर 5th में जाता है, डॉरी ब्रॉग, ये सब सारे जो जायंट्स है वो काइंड ऑफ डांस करने लगते हैं वहाँ पर। उन लोग भूल जाते हैं कि आग लगा हुआ है शिप पे, उन लोग डांस करने लगते हैं। वो भी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात था मेरे भाई इस पूरे चैप्टर में, वो ये था कि जैसे ही लूफी गियर 5th में जाता है, हमको पता है कि ज्वेलरी बार्न ने निका करने लगती है, वो लूफी को देख के निका करने लगती है। और इवेंचुअली
इवेंचुअली लूफी बोलता है कि तू भी ये कर सकती है। और हम देखते हैं कि ज्वेलरी बानी अपना डिस्टॉर्टेड फ्यूचर यूज करके वो सेकंड हैंड निका बन जाती है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर वो सेकंड निका बन जाती है। ये मतलब ऑब्वियसली सेंस करता है उसके एबिलिटी को लेकर। उसका एबिलिटी सेंस नहीं करता है, पर क्योंकि उसका एबिलिटी ऐसा है तो इस वजह से ये सेंस करता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तुमको सेंस करता है, मुझको पता नहीं है। पर ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है एंशिएंट जायंट रोबोट के साथ, जहाँ पर एंशिएंट जायंट रोबोट बोलता है कि देयर यू आर। वो बेसिकली मुझे लगता है कि रिफर कर रहा है लूफी को। वो ये चैप्टर के स्टार्ट ही में हम देख रहे थे एंशिएंट जायंट रोबोट को। एंशिएंट जायंट रोबोट जॉय बॉय के बारे में बात कर रहा था, वो जॉय बॉय से मिलना चाहता था। और जब वो इवेंचुअली एंशिएंट जायंट रोबोट हिट करता है सी बेड पे, तब वो बोलता है कि देयर यू आर। मुझे लगता है कि उसने नोटिस किया है लूफी को, और वो लूफी को जॉय बॉय बोल रहा है, वो सब सारी चीजें। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से काफी ओके चैप्टर था। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था ये चैप्टर को रीड करके, वो ये है कि क्या ज्वेलरी बानी नेक्स्ट रॉयल पायरेट बनेगी? क्या वो इस पूरे क्रू का हिस्सा बनेगी? मेरे हिसाब से अगर वो बनती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से नैरेटिवली बैठता है। हमको पता है कि ज्वेलरी बानी का डैड जो बायोलॉजिकल डैड नहीं है, पर वो फिर भी मेरे दिमाग में वो बायोलॉजिकल डैड ही है, बार्टोलोमेओ कूमा का। हमको पता है कि बार्टोलोमेओ कूमा और गिनी दोनों लोग बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स थे रेवोल्यूशनरी आर्मी के। तो वो बहुत ही कूल बात रहेगा कि मंकी डी ड्रैगन का बेटा मंकी डी लूफी उसके क्रू में बेसिकली ये हमारा ज्वेलरी बानी हिस्सा बने। और हमको पता है कि ज्वेलरी बानी काइंड ऑफ ढूंढना चाहती थी निका को। वो जब बाहर निकली थी तब वो सोच रही थी निका को ढूंढने के लिए अपने डैड के लिए। हमको ज्वेलरी बानी इवेंचुअली निका से मिलते हुए दिखाई दे रही थी। लूफी का डेवल फ्रूट है, हमको पता है कि हितो मिशन गॉड निका के मॉडल के ऊपर बेस्ड है वो। तो एक तरीके से हमारी ज्वेलरी बानी मिलती है निका से। और जब कोई भी लूफी अपनी गियर फिफ्थ में ट्रांसफॉर्म होता है वो निका बोलती है उसको। ये काफी कूल था, पर काइंड ऑफ ओडा ने एक स्टेप आगे लेके गया है, जहां पर हमको ज्वेलरी बानी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर यूज करके खुद निका बनते हुए दिखाई दे रही थी। वो काफी वियर्ड और इंटरेस्टिंग था एट द सेम टाइम। सेंस करता है पर वो सेंस नहीं करता है, करता है नहीं करता है किसको पता, पर वो सेंस करता है उसके एबिलिटी में। तो काफी एक अच्छा एडिशन रहेगा इस ट्राइड पायरेट्स में मेरे हिसाब से। ज्वेलरी बानी छोटी बच्ची है यार, तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग एडिशन रहेगा यार इस पूरी क्रू में। हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे जोरो और बापू फाइट कर रहे थे, बापू क्लैश कर रहे थे। तो देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, किस तरीके से जोरो बेसिकली उन्हें भग पाता है वहां से। ऑब्वियसली ये ड्रैग्ड आउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा जोरो और बापू के बीच में। जिस तरीके से सेंट मार्कस मार्स और वाइकिंग और लूफी के बीच में ये बहुत ही एक एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। हम देख रहे हैं इस चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में कि लूफी और ज्वेलरी बानी कुछ ना कुछ तो करने वाले, कुछ ना कुछ तो अटैक मारने वाले हैं फाइव एल्डर्स के ऊपर। मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि मैक्स ये 5-6 चैप्टर चले यार, मुझको पता नहीं है। मे भी एगेड आइलैंड का पोस्ट का सेगमेंट भी हो जहाँ पर उसमें हमको 2-3 चैप्टर मिले, वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है यार। जो कुछ भी एगेड आइलैंड का पोस्ट सेगमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमको गाप के बारे में पता चले कि गाप के साथ क्या चल रहा है, हमको कैप्टन किड के बारे में पता चले, मे बी लॉ के बारे में पता चले, मे बी शैंक्स के बारे में पता चले कि शैंक्स कहाँ पर पहुंचा है। तो बहुत सारी चीजें है यार, यहाँ पर बहुत सारी चीजें है यार। एगेड आइलैंड आर्क में बता रहा हूँ इतने सारे इंसेन चीज हुआ कि मेरे दिमाग में वो रजिस्टर भी नहीं हो रहा है। कई सारे इंसेन मोमेंट में मैं भूल रहा हूँ क्योंकि इतने क्रेजी रहा है। तो ये सब सारी चीजें था यार, ये सब सारी चीजें मैं बात करना चाहता। तुम्हारा ओपिनियन क्या इस पूरे चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मुझे याद रखिए भाई वी आर पे ख्याल रख अपना। हाँ और एक बात ख्याल मत रख मेरे भाई, लाइक कमेंट एंड फकिंग सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्रो, पीस।